नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट प्रोफेशनल्स के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर सौरभ मालविया। डॉक्टर सौरभ मालविया सीनियर कंसल्टेंट एंड हेड है मेदांता डिवीज़न के, साथ ही रोमोलॉजिस्ट, क्लिनिकल इम्यूनोलॉजिस्ट के रूप में पहचाने जाते हैं। और ख़ास बात तो है कि पूरे मध्य प्रदेश में चुनिंदा डॉक्टर से जो इस तरह का कार्य करते हैं। और इन दिनों जिस तरह से वैश्विक महामारी कोविड-19 का दौर चल रहा है, इस दौर में सर की भूमिका जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ख़ासतौर से माहिल्या की नगरी की बात की जाए तो कहीं ना कहीं बैकबोन के रूप में कोविड काल में सर काम करते देखे गए। सर, आपका स्वागत है द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट प्रोफेशनल के भीतर। आपके प्रति हम कृतज्ञता का भाव व्यक्त करना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि देवी अहिल्या की नगरी में आप जैसे कृतित्ववान, ऊर्जावान व्यक्तित्व हैं जिन्होंने पिछले 6, 7, 8, 9 महीने से लगातार इस शहर को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। आपके बारे में हम जानना चाहेंगे, आपके वर्क के बारे में जानना चाहेंगे, लेकिन आपके व्यक्तिगत जीवन को भी समझना चाहेंगे। आपका जन्म कहाँ हुआ है, माता पिता क्या क्या करते थे, और आज जिस तरह से आप पूर्ण जीवटता के साथ में समाज को 24/7 पूरा समय दे रहे हैं, लोगों के जीवन रक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं। आखिर ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? किस तरह के आपके जीवन में सीख और संस्कार है, खासतौर से अपने परिजनों की ओर से? क्या कहना चाहेंगे पहली प्रतिक्रिया? धन्यवाद। पहले तो आपसे बात करके अच्छा लग रहा है जी। और आपसे मेरा सौभाग्य है कि मैं आज के इस कठिन दौर में जी मुझे काम करते हुए आपसे बात करने का मौका मिला जी। और मेरे जो काम किया है और जो इस कोविड के ऊपर जो आज महामारी आई है, उसके लिए हम लोग जो भी एक हेल्प कर पाए हैं, जो भी समाज के लिए कर पाए हैं, और उसको साझा करने का मौका आपसे मिला। क्या धन्यवाद। थैंक यू। मेरा नाम सौरभ मालविया है, है ना, और मेरा जन्म शुजालपुर मंडी में हुआ है जी। उसके बाद शुरू की पढ़ाई वहीं हुई 10वीं तक, फिर 11वीं 12वीं मैंने उज्जैन में पढ़ाई करी जी। और उसके बाद मेडिकल में एमजे मेडिकल कॉलेज से मेरा एडमिशन हुआ और पीएमटी परीक्षा पास करके, और यहाँ से एमबीबीएस करने के बाद फिर मैंने एमडी किया रीवा से, और उसके बाद दिल्ली एम्स में जाके रोमेटोलॉजी की ट्रेनिंग लिया और मेडिसिन विभाग के साथ रोमेटोलॉजी विभाग में। उसके बाद फिर सिंगापुर 1 साल जाके मैंने फेलोशिप किया रोमेटोलॉजी में, खूब बड़ा 1 साल वहीं रहा। और फिर मेदांता गुड़गांव में करीब 6 साल में वहाँ पे एज ए कंसल्टेंट रहा। और फिर जब डॉक्टर त्रिहान को पता था कि ये फील्ड का कोई डॉक्टर एमपी में नहीं है, तो उन्होंने बोला कि नहीं, अपने को इंदौर में मेदांता खोल रहा है तो इस फील्ड को एस्टेब्लिश करना है। क्या बात है। तो ये फील्ड के लिए एस्टेब्लिश किया, और किसी हॉस्पिटल में ऐसी ट्रेनिंग इस पोस्ट पे कोई पोस्ट नहीं थी कहीं पे भी, तो ये हॉस्पिटल को एस्टेब्लिश कर इसको किया। तो मैं यहाँ आया हूँ और फिर अपने फील्ड को एस्टेब्लिश करके आज आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। समस्याएं तो बहुत आई है इस अपने को आगे बढ़ने में और डॉक्टर बनने में जी। मैं 12th कक्षा में था, मैं जैसे ही 12th पास ही हुए थे, पीएमटी की तैयारी कर रहे थे कि 31 दिसंबर 1995 को मेरे फादर का एकदम सडन एक्सीडेंट हो गया और ट्रक ने फुटपाथ पे उनको टक्कर मार दी और ही डाइड सडनली। तो कठिन दौर था, इसलिए कठिनाई से लड़ना सीख लिया। बिल्कुल, संघर्ष किया और रिश्तों की अहमियत जी और अच्छी पता पड़ी जब सारा कुनबा मिल गया हेल्प करने के लिए, रिश्तेदार, सारे दोस्त सब आगे आ गए और सबने मिलके डॉक्टर बनवाया। और आप सोच के देखें कि 31 दिसंबर 1995 को डेथ हुई और 25 साल और अप्रैल में मेरा सिलेक्शन हो गया 4 महीने बाद जी। तो पारिवारिक रिश्ते कितने मजबूत होते हैं, कितना हेल्प करता है, वो उस समय ही समझ में आता है दोस्त कैसे होते हैं। बिल्कुल। तो सपोर्ट किया सबने और आज मेडिकल में गुजारा, मेडिकल में एंट्री की, और मेडिकल में आज एंट्री करना कितना मुश्किल होता है। बिल्कुल सही कहा। उसके बाद एमबीबीएस पे करके फिर आगे बढ़ रहा हूँ मैं। और आज वो नींव जो रखी गई 12वीं कक्षा में जी, जो मेरे पिताजी का सपना था डॉक्टर बनना है, आज वो शहर के काम आ रहा है कोविड से लड़ने के लिए। तो मैं आज सफल हो गया आज की डॉक्टर बनना, कि आज काफ़ी कुछ इस महामारी में हमने आज डॉक्टर बन के आज हेल्प कर पा रहे हैं।
और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने कलेक्टर मनीष सिंह जी को, जिन्होंने मुझे एक कोविड टास्क फोर्स का मेंबर्स बनाया और शुरू में 6 मेंबर कमेटी का मेंबर बना के शुरू में ही अप्रैल फर्स्ट वीक में जो कोरोना के लिए गाइडलाइन बनी और जो इंदौर में मदद करी, उसमें हमने योगदान दिया उस कमेटी के मेंबर बन के। और तब से आज तक अभी तक कहीं ना कहीं हम इन सब चीज़ों की गाइडलाइन बना रहे हैं, मदद कर रहे हैं अपने शहर को, और बीमारी के गाइडलाइंस बना रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए जी। तो आज काफ़ी कुछ चेंजेस हुए हैं तब से लेकर अब तक। बिल्कुल सर, और जिस तरह से आपने बताई, आपकी व्यक्तिगत जीवन बताया, जिस तरह से 25 साल पहले पापा का जाना और पापा का एक सपना कि आप डॉक्टर बने, और कहने की पूरी शिद्दत के साथ आपको समाज की ओर से जिस तरह से, रिश्तेदारों की ओर से, परिवार की ओर से जिस तरह संबल मिला और आज आप डॉक्टर बने, आपको इतनी मदद मिली कि उस मदद के प्रति उत्तर के रूप में आपने आज समाज की कई गुना, हजारों गुना बढ़कर मदद करने की पूरी कोशिश। और मैं गुड़गांव मेदांता में बहुत अच्छा एस्टैब्लिश था। ओके, इंदौर से अपनों के लिए आया मैं। क्या बात है कि आप डॉक्टर बने तो अपने के किसी काम तो आए। बिल्कुल सही कहा। और इस रूप में काम आना होगा मेरे को अपनों का, तो ये पता नहीं ऊपर वाले ने कुछ लिख देता है कि नहीं। तो आज इंदौर से लोग दिल्ली जाते हैं आगे करियर बढ़ाने में, दिल्ली से इंदौर आया। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। अपने लिए आना है और अपनी फील्ड बहुत कम है, इसलिए मैं इस फील्ड के लिए यहाँ आया। बिल्कुल, आपको यूँ भी कहा जा सकता है कि आप एक असाधारण व्यक्तित्व के धनी हैं। जिस तरह से आपने हमको इंटरव्यू के दौरान ही बताया कि जिस तरह से डॉक्टर त्रेहान ने, आपने जिस तरह से रोग प्रतिरोधक क्षमता के क्षेत्र में जो काम पहले से करना स्टार्ट कर दिया था, त्रेहान की सोच बनी डॉक्टर त्रेहान की कि नहीं, मध्य प्रदेश में भी इस सेगमेंट में काम होना चाहिए। मेदांता खुल रहा है तो मेदांता में फुल फ्लेश एक ऐसा डॉक्टर होना चाहिए जो रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसे ह्यूमन सिस्टम के नाम से भी कहते, और आपका आना और बाद में कोविड काल का भी आना, मतलब कितनी सीक्वेंस के साथ साथ चीज़ें चली। कहीं ना कहीं महिला की नगरी में हमेशा देखा जाता है कि दूरदृष्टि हमेशा काम आती है, और यही दूरदृष्टि त्रेहान साहब की आपके रूप में महिला की नगरी में काम करते देखेंगे। आपको टास्क फोर्स में खूब ढेर सारे नवाचार करने का मौका मिला, जिस तरह से आपने एक बैकबोन के रूप में काम किया, और कहीं ना कहीं टीम को हमेशा आपने अपने इनोवेटिव आइडियाज़ से अभिभूत किया। खासतौर से कलेक्टर मनीष सिंह साहब की बात करें तो लगातार आप उनके संपर्क में रहे, और जितने भी नवाचार हुए कोविड काल के दौरान, जब खौफ का माहौल था, कोरोना का डर इतना था कि लोग सड़कों पर तो दिखाई नहीं दे रहे थे लॉकडाउन के चलते, लेकिन घरों में भी कहीं ना कहीं बहुत हैरान और परेशान थे। किस तरह याद करते हैं उन दिनों को स्मृति के रूप में? देखिए, वो जब दौर अप्रैल मई में जब था, बहुत खतरनाक दौर था, बहुत भयावह दौर था। केसेस कम थे लेकिन डेथ रेट बहुत ज़्यादा हो रही थी। बिल्कुल सही। उस समय करीब डेथ रेट थी करीब 15% जी। उस समय हर जगह मौतें हो रही थी, और उसको सबसे बड़ा प्रयास था हमारा डेथ नहीं होना। बिल्कुल। तो हमने हमारे सबसे अच्छा काम हुआ इंदौर में कि मनीष सिंह जी जैसे कलेक्टर आए। बिल्कुल। और उन्होंने डे 1 से लग गए कि कैसे कर सकते हैं इस कोविड का सामना। तो सबसे पहले टीम बनाई, और हमारी टीम के जो मेन चेयरमैन डॉक्टर हेमंत जैनसन के सानिध्य में हम लोग ने 6 मेंबर कमेटी और बनी। फिर तो एक तो डॉक्टर हेमंत जैन सर जो चीफ थे, उसके बाद IMA प्रेसिडेंट उस समय शेखर डी राव थे, उनको लिया जी। MP के IMA वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर संजय लोंडे उनको लिया, वो साथ हमारी टीम में आए। फिर 6 सोसाइटी के प्रेसिडेंट इंदौर के डॉक्टर दिलीप बालानी साहब, उनको लिया, और एक मेंबर था। तो हम 6 लोग की टीम बनी। हमने मेहनत करना चालू करी इस पर। हमने कौन से हॉस्पिटल्स में क्या कैसे होना चाहिए, येलो ग्रीन रेड सब में डिवीजन हम करने में मदद की जी। और जिस तरह से डाटा मेंटेन करना, उसके बाद शुरू में किसी को नहीं पता था कोरोना का क्या करना है, क्या वायरस है, कैसे होगा, कैसे शरीर में ख़राब करता है, क्या करता है, ट्रीटमेंट क्या है, कैसे मैनेज करना है, किसी को नहीं पता था उस समय। फिर धीरे धीरे करके हमने शुरू किया, कौन से पेशेंट कहाँ भर्ती होंगे, कैसे भर्ती होंगे, उसको मैं बताया। सीरियस पेशेंट को कैसे मैनेज करना है, एसिम्प्टोमेटिक को कैसे करना है, वो उसका हमने सलाह दी। और करीब ये देखा हमने कि 85% पेशेंट तो एसिम्प्टोमेटिक है जी, माइल्ड सिम्प्टोमेटिक है, तो घर में रह सकते हैं। और ये अस्पताल का बेड ले रहे हैं पेशेंट्स, और उनको भी मेंटली अगोनी हो रही है, परेशान हो रहा है घर से दूर। तो हम सजेशन दिया हमारी टीम ने कि होम आइसोलेशन कर सकते हैं हम। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने बात मानी, और आज होम आइसोलेशन एस्टैब्लिश हुआ, और हमारे होम आइसोलेशन के मेन कन्वीनर डॉक्टर हेमंत जैन सर हैं, फिर वो आज तक संभाल रहे हैं होम आइसोलेशन। और कहीं ना कहीं इंदौर वो शहर रहा जहां होम आइसोलेशन का जो सेगमेंट है पूरे भारत भूमि में पहली बार। और 15,000 तक आज होम आइसोलेशन पेशेंट हो चुके हैं, और पेशेंट ठीक हुए हैं।
और उसको नगर निगम के 311 ऐप से टाई अप करना, वो भी एक कैसे करना चाहिए, वो भी हमारी टीम की देन है। तो पेशेंट भर्ती हुए, फिर पेशेंट की सही मॉनिटरिंग होनी चाहिए। तो हमारी टीम ने 3 डॉक्टर्स को मॉनिटरिंग बनाया, तो वो हॉस्पिटल में जाके देखते थे कि पेशेंट का मैनेजमेंट ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है। वो रोज जाते थे डॉक्टर्स और देखते थे जाके, ग्राउंड रिपोर्ट लेते थे। फिर पेशेंट भर्ती हो रहे हैं, अब कौन से कितने पेशेंट कहाँ भर्ती हो रहे हैं, क्या हो रहा है, इसका डाटा इकट्ठा करना। तो हमारी टीम के 2 मेंबर और आए, फिर डॉक्टर अंकुर अग्रवाल और डॉक्टर सुबोध चतुर्वेदी, जिनका नाम आपने जुड़वाया। हाँ, तो वो चीज़ वो आने के बाद और मजबूत हो गया है हमारी टीम। क्या बात है। और डॉक्टर सुबोध बहुत टेक्निकल एक्सपर्ट है, तो उन्होंने डाटा सेंटर में हमारे चंद्रमौली शुक्ला साहब के साथ मिल के काफ़ी इस्टेब्लिश करवाया SCT सेल पे, और डाटा सेंटर बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश हो गया। और आज वो डाटा सेंटर में मिनट 1 सेकंड में क्लिक में पता पड़ जाता है कितने पेशेंट कहाँ भर्ती है, कितने पेशेंट क्या है, कितने डेथ हुई है, कितने सस्पेक्टेड कोविड, सब पता पड़ जाता है आज की तारीख 1 क्लिक में, बिकॉज ऑफ दैट एफर्ट। हमारे टीम के एक मेंबर है अंकुर अग्रवाल, जो कि दिन रात 24 घंटे लगे रहते हैं, और पता होता है कि कौन सा पेशेंट कहाँ शिफ्ट कराना, कौन सा बेड खाली है, कहाँ बेड खाली है, वो आज कर रहे हैं और अभी तक कर रहे हैं। उस समय वो मैनेजमेंट बहुत, उस समय जो संभल गया था हमारा दौर, बिल्कुल, और मिनिमम 6 पेशेंट पे आ गया था अनलॉक के दौरान। तो इतने अच्छे से संभल गया था। बाकी सर आपकी टीम ने खूब काम किया, और उसी का परिसाद के रूप में देखा जा सकता है कि एक समय ऐसा आया कि सैकड़ों की जगह महज 1 अंक में पेशेंट आए और 6 पेशेंट आपके सामने थे कोविड के। कितनी टीस होती है, इतनी मेहनत के साथ आपने शहर को संभाला था, लेकिन फिर आज वही 400-500 के आसपास। क्योंकि क्या हो रहा है कि आज आम आदमी अपनी जिम्मेदारी भूल गया है। बिल्कुल सही कि आज हर व्यक्ति को जिम्मेदार बनना पड़ेगा कोविड से लड़ने के लिए। जी, जैसे सिम्टम हो सबसे पहले सेल्फ आइसोलेट कर लें अपने आप को। जी, जैसे सिम्टम हो आप कमरे में बंद हो जाए और फिर कोविड टेस्ट कराएं, और अपना भी अपने घर वालों का भी, और जो भी निकले तो 17 दिन तक मिनिमम आप आइसोलेशन में रहें, और मॉनिटरिंग करते रहें। और फीवर नहीं उतर रहा है, सांस फूल रही तो इमीडिएटली एडमिट हो जी। और इमीडिएट एडमिट, जल्दी एडमिशन से जल्दी थेरेपी मिलती है और डेथ बचती है। तो उस समय जो 14% 15% डेथ रेट था, आज 1-1.5% डेथ रेट पे आ गया है, बिकॉज ऑफ अच्छी ट्रीटमेंट गाइडलाइन बन गई है, अच्छा एक प्रोटोकॉल बन गया है। तो ये आज काफ़ी चेंजेस इसलिए कोविड में आ गए हैं जी। और भी काफ़ी चीज़ें कराई हमने कोविड से लड़ने के लिए, जैसे अवेयरनेस कैंपेन, कभी 200 से ज़्यादा वेबिनार और लाइव शोज करे हमने कि कैसे कोरोना से लड़ना है जी। सोशल मीडिया का खूब इस्तेमाल हुआ, सोशल मीडिया और फिजिकल भी जी। सोसाइटीज़ में भी जाके हमने किया है, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए। वेबिनार किए होंगे सर, कितना सोशल डिस्टेंस लाइव प्लस वेबिनार मिलकर 200 से आसपास हमने आज कर लिए हैं जब से अभी तक। और लोगों को अवेयर किया, सोसाइटीज़ में, स्कूल्स में भी किया है कि स्कूल्स में कैसे करना चाहिए। न्यूज़पेपर्स में भी के जैसे भास्कर में भी किया है, जो पूरे MPCG के थे। और अभी भी एक इंडस्ट्रीज़ में होने वाला है रिजल्ट अभी 23 तारीख को। तो ऐसे जागरूकता अभियान चलाए हमने। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो टर्म मैंने ही दी है जी, SMS, मैं अभी भी बोलूँगा सबको कि SMS एक इम्पॉर्टेंट टूल है। SMS मैसेज करने वाला SMS नहीं जी, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन। यस, SMS, ये SMS टर्म मैंने ही कॉइन किया है। और ये कॉइन मुख्यमंत्री साहब को बताया था जब आए थे, जब, और उसके 2 दिन के बाद से फिर न्यूज़पेपर में आया और SMS का चीज़ आगे बढ़ी। और यही हमारा हथियार है SMS जी। अगर हमने SMS को कोट किया, मैं आपको बताऊं, अगर कि सिर्फ अगर अपन ने मास्क पहना है तो हम 68% कोरोना से दूर कर सकते हैं। क्या बात है। सिर्फ हाथ धोए हैं तो 55% दूर कर सकते हैं जी। मास्क प्लस हाथ अगर आपने धोया है तो हम 91% कोरोना का दूर कर सकते हैं। और मास्क प्लस हाथ प्लस सोशल डिस्टेंसिंग 2 मीटर की, तो हम 98% तक कोरोना को दूर कर सकते हैं। केवल 2% का ही डर रहेगा। सिर्फ SMS अगर हम अच्छे से फॉलो करें जी। अब आम आदमी वही फॉलो नहीं कर रहा है SMS को। जब तक वैक्सीन नहीं आती है, यही SMS ही हमारी वैक्सीन है, हमारा हथियार है कोरोना से बचने के लिए जी। एक व्यक्ति कोरोना होता है तो कम से कम वो 4 से 5 व्यक्ति घर के मेंबर को लेके ले लेता है। कोई जवान आदमी गया, उसने कोरोना का पालन नहीं किया जी, और घर चला गया और घर पे अपने बुजुर्ग माता पिता को कोविड दे दिया, तो वो बुजुर्ग की जान जा सकती है, बुजुर्ग की जान चली जाती है। और इंदौर शहर में ऐसे उदाहरण है हमारे पास में, जाने गई है। तो ये आम आदमी को ध्यान रखना है कि SMS का पालन ढंग से रखे, अपने एक जिम्मेदारी समझे कि, और इसी से संक्रमण चेन बन रही है। क्या बात है। कोरोना अपनों से अपनों को हो रहा है। बिल्कुल सही कहा।
अपनों से ही हो रहा है। अपनों से अपनों को बचाना है तो दूर बनाए अपनों से, फिजिकली, मेंटली नहीं, दिल में बिठाए अपनों को, फोन पे बात करें, सोशल डिस्टेंसिंग से आप बात करें, लेकिन कोविड से बचाएं एक दूसरे को। बिल्कुल सही। क्योंकि अपन अपने साथ ही बैठते हैं, एक दूसरे के घर गए, चाय पिए, मास्क निकाल लिया, बात करते हुए मास्क निकाल लेते हैं लोग, जबकि मास्क पहनना चाहिए। बिल्कुल यही आज गलती कर रहे हैं, इसलिए कोरोना बढ़ रहा है। और आपको मैं जान के ताजुब होगा, हर हॉस्पिटल का जी, हर हॉस्पिटल के मिनिमम 10% अप टू 50% डॉक्टर्स को कोविड हो गया है, नर्सेज को कोविड हो गया है। बिल्कुल। तो आज वो डॉक्टर्स, नर्सेज, वो पैरामेडिकल स्टाफ जो कोविड का काम कर रहे हैं, उनके लिए सोचना चाहिए पब्लिक को। बिल्कुल सही कि हम जितना कोरोना फैलाएंगे उतना बर्डन उन पे बढ़ेगा जी। तो आज वो डॉक्टर्स भी भुगत रहे हैं आज सारे। सर, जिस सेगमेंट से आप प्रैक्टिस करते हैं, जिस तरह से आप इलाज करते हैं, ह्यूमन सिस्टम को डेवलप करने का खूब काम करते हैं आप, आज की जनरेशन को, आज के लोगों को कोविड से बचने के लिए अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता किस तरह बढ़ानी चाहिए? देखिए, कोविड का सबसे 80 to 85% पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, इससे डरना तो नहीं है, लेकिन उनको कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ सकता जिनकी हेल्थ अच्छी है, जिसका इम्यून सिस्टम अच्छा है, जो स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज करते हैं, मिनिमम 1 घंटा एक्सरसाइज करना चाहिए, योगा प्राणायाम करें, बिल्कुल करें, और वॉक करें, साइकिलिंग करें, तो अपनी हेल्दी बॉडी होनी चाहिए। हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड, स्ट्रॉन्ग विल पावर, तो कोविड को अपन हरा सकते हैं, डेफिनेटली हरा सकते हैं। तो हेल्दी बॉडी जरूर रखें अपनी, एक्सरसाइज जरूर करें, और खूब पानी पिए, 4-5 लीटर पानी रोज पीना चाहिए, ग्रीन सब्जी, हरी सब्जी, सलाद खाना चाहिए, और इसी से अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है मेनली। और मिलावट के खाना नहीं हो, मिलावट चीज़ें नहीं, लोग बासी खाना नहीं खाना है, और इवनिंग में लेट इवनिंग तक खाना नहीं खाना है, फास्ट फूड नहीं खाना है, इससे इम्यूनिटी बढ़ेगी और कोरोना कुछ नहीं कर पाएगा। बिल्कुल सही। बेसिकली सर, आपने जिस तरह से कहा इंटरव्यू से पहले भी कि कोरोना के कई प्लस है तो कई माइनस भी, जिस तरह देखा जाता है कि जो आम दिनों में जिस तरह की बीमारियां होती थी, हार्ट पेशेंट्स होते थे, बाकी गठिया बाधित होते थे, और बाकी जितनी भी परेशानियां एक मनुष्य को होती थी, और मेडिकल आता था, हॉस्पिटल में आता था, दवाइयाँ लेता था, डॉक्टर को दिखाता, अब वो पेशेंट्स का आना रुक सा गया है, कहीं ना लोग डर रहे हैं। एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इस चीज़ का कि लोग डर रहे हैं अस्पताल आने से, अपनी मेन बीमारियों का इलाज नहीं रख रहे हैं। तो मैंने बताया ना, कोरोना उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता जो हेल्दी है जी। अगर किसी की बीमारी है, किसी को जैसे शुगर है, किसी को गठिया है, किसी को किडनी की बीमारी, हार्ट की बीमारी है, किसी को, उनको कोरोना हो गया तो कोरोना खराब कर सकता है, उनकी जान ले सकता है। तो ऐसे पेशेंट्स को अगर वो बीमारी का ध्यान रख रहे हैं और रेगुलर दिखा रहे हैं तो कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर वो अनस्टेबल बीमारी है, उनकी अनकंट्रोल बीमारी है, तो वो पेशेंट को कोरोना खराब हो सकता है। बिल्कुल। तो ऐसा देखने में आया है कि ऑलमोस्ट 30% पेशेंट आ रहे हैं सिर्फ जिनको पुरानी बीमारी है, बिल्कुल, बाकी 70% नहीं आ रहे हैं, ना टाइम पे दवा खा रहे हैं, ना टाइम पे इलाज करा रहे हैं। तो आज मैं आपके माध्यम से पब्लिक में बोलना चाहूँगा कि कृपया करके आप जिनको पुरानी बीमारियां हैं अपने डॉक्टर्स को रेगुलर दिखाएं, अपनी बीमारी कंट्रोल रखें। हॉस्पिटल में आने से कोरोना नहीं होता है, ये SMS का पालन करते हुए अपनी बीमारी को ध्यान रखें जी, और कोरोना को दूर भगाएं। बिल्कुल। सर, आपको किस तरह से सेक्रीफाइस करना पड़ा है, फैमिली को किस तरह से सेक्रीफाइस करना पड़ा, जिस तरह से आप पिछले 7-8 महीनों से लगातार एक्टिव है, किस तरह का भय का कोई माहौल रहा परिवार में, बच्चों में? बिल्कुल। मैं बहुत शुरू में बहुत दिक्कत है, जब लॉकडाउन था, जब हम टीम के मेंबर थे, मैं 8-9 घंटे हम कोविड में काम कर रहे थे, और मीटिंग्स हो रही थी, सब 3 बार 4 बार मीटिंग होती थी हमारे दिन में, कई बार रात को 11 बजे तक भी होती थी कई बार मीटिंग्स। तो उस समय मेरे बच्चे छोटे हैं, तो 2 महीने तक बच्चों को नाना नानी के छोड़ दिया था हमने। और मेरी वाइफ MY में है, और वो भी 8-8 घंटे कोविड की ड्यूटी करती हैं। तो हमने शुरू में कि वाइफ में भी काम कर रहा हूँ, वाइफ भी कोविड ड्यूटीज़ कर रही हैं MY में, तो बच्चों को दूर रखा 2 महीने। ये सेक्रीफाइस बहुत बड़ा था, छोटे बच्चे हैं बहुत, बिल्कुल, और उनको दूर रखना। और मेरी मदर भी क्रॉनिक बीमारी की पेशेंट है, तो उनको भी फिर ब्रदर क्या छोड़ा दूर, उनको भी दूर रखा। तो एक सेक्रीफाइस होता है। फिर वो सब करते करते आगे बढ़े, और फिर अब तो कैसे आगे बढ़ना है समझ में आ गया है। तो अब तो सिर्फ वैक्सीनेशन की बातें तो हो रही है, कहीं ना कहीं खबरें भी आ रही है, कहीं ना कहीं सकारात्मक खबरें आ रही है, जिससे आत्मविश्वास बढ़ रहा है। लेकिन जिस तरह से लोग लापरवाही कर रहे हैं, वाकई वैक्सीन बचा सकती है लोगों को, या यूँ कहे कि आगामी दिनों तक, आगामी कई सालों तक ये जो कोविड नाम का जो दंश है वो भारत भूमि में बना रहेगा, दुनिया में बना रहेगा? देखिए, ऐसा लगता है कोविड तो बना रहेगा, लेकिन 1919 में स्पेनिश फ्लू आया था। बिल्कुल। उसने करीब
8 करोड़ दुनिया की जनता को की डेथ हो गई थी और 2 करोड़ हिंदुस्तान के लोग मर गए थे जी। और 1 करोड़ मुंबई के लोग मर गए थे केवल उस समय। तो उसके बाद से अभी तक ऐसा नहीं स्पेनिश को खत्म हो गया, वो आम फ्लू बन के रह गया है। बिल्कुल। और ऐसे बहुत सारे फ्लू आए वो आम फ्लू बन के रह गए, ऐसे कोविड भी आम फ्लू बन के रह जाएगा क्योंकि इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, वैक्सीन आ जाएगी और ये सब चीज़ें। लेकिन उसके पहले अगर आज देखें अपन तो उस समय 8 करोड़ की डेथ हुई थी। बिल्कुल। आज भी 6 करोड़ तो ऑलमोस्ट इन्फेक्ट हो ही गए और डेथ कितनी हो गई है, लेकिन आज डेथ इतनी कम है क्योंकि आज हमें पता है कि SMS का पालन करना है। बिल्कुल। सोशल डिस्टेंसिंग, मास सैनिटाइजेशन, आज हमने इस पर जीत पा ली है। इंडिया में भी सबसे ज़्यादा पेशेंट्स कहाँ है कोविड के? मुंबई में जी, जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन। क्यों? क्राउडेड लोग हैं। क्राउडेड लोग हैं। तो एक आम आदमी को सोचना चाहिए कि क्राउड से, भीड़ से बीमारी बढ़ती है, बिल्कुल संक्रमित ज़्यादा होती है जी। जैसे माचिस की तिल्ली से 100 तिल्लियों को साथ में लगा दो तो पूरी तिल्ली जल जाएगी। बिल्कुल सही कहा। वो चेन को ब्रेक करना है, चेन को ब्रेक करना जरूरी है। तो आपके माध्यम से मैसेज दूंगा मैं, सेल्फ आइसोलेशन इज द की जी। सबसे पहले सेल्फ सिम्टम हो, सेल्फ आइसोलेट करें और अपने फिजिशियन निकटतम से बात करें जी। आजकल डॉक्टर्स ने बहुत सेक्रीफाइस किए हैं और डॉक्टर्स पेशेंट की हेल्प करने के तैयार हैं और इमीडिएटली पेशेंट, आप जिसको भी प्रॉब्लम है बताएं, घबराएं नहीं, बस समझता से, चाणक्य की नीति से कोरोना को हराएं। क्या बात है, गुड। ये मेरा एक मैसेज इंपॉर्टेंट देना चाहता हूं मैं जी। और सोशल मीडिया का बहुत दुरुपयोग न करें, सदुपयोग करें। बिल्कुल। आज लोग मिसयूज कर रहे हैं जी। कोरोना से संबंधित सही सही बातों के आज प्रचार कर सकते हैं आप और अपने लोगों से मिल सकते हैं। फिजिकल दूरी से अच्छा सोशल मीडिया से अपने व्हाट्सएप कॉल, वीडियो कॉल से अपने नज़दीकता बनाए मिल सकते हैं। मुझे लगता है कि खुद जागरूक बन के इस बीमारी से उभरे। बिल्कुल सही कहा, खुद जागरूक बनिए, दूसरों को भी जागरूक बनाइए। और सर ने जितना काम किया है, डॉक्टर सौरभ मालवीय जी ने, वाकई तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है, क्योंकि स्वच्छता का नारा दिया, फिर स्वस्थता का नारा जो मिला है हमें, जो पंचलाइन मिली है इंदौर नगर निगम के जो स्वच्छता अभियान के दौरान जो गीत बजते हैं, वो कहीं कि सर के माध्यम से दी हुई लाइनें बजते हैं। चाहे बात काढ़े की होती है उस गीत में, चाहे बात स्वच्छता के बाद स्वस्थ होने की होती है। सर ने खूब काम किया और कहने की समाज को एक नई दिशा देने की कोशिश की। कहने कि उसी का असर ये कहा जा सकता है कि आज इंदौर बात करता है कोरोना की, उससे बचाव की। इसीलिए आज सर से हमने बातचीत की द प्राइम टॉक में। सर, आपने हमें इतना समय दिया, इतने बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी आपका हृदय से धन्यवाद। आप इसी तरह समाज का मार्गदर्शन करते रहिए, क्योंकि आप बहुत बड़ी हाइट पे, आप देश दुनिया के बड़े डॉक्टरों में गिने जाते, बावजूद इसके आप जितना जीते, माइलिया की नगरी को जीते, अपने मालवा को जीते, अपने प्रदेश के लिए काम करना चाहते हैं। वाकई पूरे समाज को आपके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। आपने द प्राइम टॉक से चर्चा की, एक प्रोफेशनल रूप में चर्चा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।